हेलो एसडीवियंस, वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स गाइड, लर्न वाइड एंड ग्रो विद प्राइड। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टैटिस्टिक्स गाइड में। आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का पूरा वन शॉट है, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेशन वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्सेप्चुअल वाइज कम। और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफी मोटिवेशन मिलता है। तो पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जानते हैं कि ये क्या होती है। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे एक चीज दिख रहा है कि इक्वेशन यानी कि जो कुछ भी होगा उसमें इक्वल टू का साइन होगा और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट होंगी। तो जो कैपिटल एम प्लस कैपिटल एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म की इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ऑर्डर क्या होता है? जब हम किसी भी वेरिएबल को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं किसी अनदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाती है। जैसे कि ये डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर हो गई, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये हो गई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर जो m और n है यह हमारे फंक्शंस ऑफ x एंड y हो सकते हैं, या तो x या तो y के भी फंक्शंस हो सकते हैं, और या तो दोनों कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी मतलब x y या तो कांस्टेंट, बस इतना होगा। साथ ही में इस इक्वेशन में एक और चीज, ये फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ फर्स्ट डिग्री भी है। आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे देखा करते हैं। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है जो कि यहाँ पर 1 है, उसकी डिग्री देखना पड़ता है। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, इसकी डिग्री क्या है? 1। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और चीज, जब हम किसी भी इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है। साथ ही में अगर हमें इसे सॉल्व आउट करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो एक ही कांस्टेंट आएगा। ठीक है, यानी कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ऑर्डर मतलब उतने कांस्टेंट्स हमारे सामने आएंगे और उसके सॉल्यूशन में आएंगे। यहाँ पर इसके जनरल सॉल्यूशन में एक ही कांस्टेंट आएगा, ए बी सी जो कुछ भी आपको नाम देना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा इसके जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, अगर ये सेकंड ऑर्डर होता तो दो कांस्टेंट आते हैं इंटीग्रेट करने पे। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब आगे चलते हैं, यहां तक कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का बेसिक खत्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा फैमिली ऑफ कर्व्स। तो देखिए उसको जानने के पहले जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एफ ऑफ, यानी कि एफ जो है फंक्शन है किसी एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों? क्योंकि इक्वेशंस है, सिर्फ फंक्शन की बात नहीं हो रही, फंक्शन एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा गया है। वो पॉलिनोमियल हो सकता है या फिर कुछ वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये होता है हमारा जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसको हमेशा आप फर्स्ट ऑर्डर ही लिखिएगा, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ मतलब बढ़ा चढ़ा के मत लिखिएगा, नहीं तो वो फिर फर्स्ट ऑर्डर नहीं रहेगी। ये मेनली ये जो डेरिवेटिव होती है ये रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट ऑर्डर को। अगर सेकंड ऑर्डर लिखना है तो साथ ही में इसके साथ में एक और आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 4 टर्म्स हो जाएंगे हमारे साथ में। अब इसका जो सॉल्यूशन अपन निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एक जनरल सॉल्यूशन आएगा जिसके साथ में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट एसोसिएटेड होगा, ए बी सी कुछ भी नाम दे दीजिए उसको। वो जो हमारे पास में जनरल सॉल्यूशन आने वाला है वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला है, और उसे हम लिखेंगे, यानी कि उसे जो हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल एफ से। कैपिटल एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए बी सी वगैरह, यहाँ पर हमारे पास में सी है, इज इक्वल टू जीरो। उम्मीद है आपको यहाँ तक के समझ गया होगा। अब लेकिन ये निकालते कैसे हैं और ये काम कैसे करता है? तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। आपने इसके पहले ढेर सारे कर्व्स पढ़े हैं, कोनिक सेक्शंस में पढ़ा है, 2 डायमेंशनल कर्व्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए तो नहीं, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, ऐसे आपने डिफरेंट टाइप के कर्व्स पढ़े हैं। अब उसी में से एक हम कंसिडर कर लेते हैं पैराबोला का केस। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जो है हमारे पास में फैमिली ऑफ कर्व्स है जहां पर कांस्टेंट क्या है? a। ये a हमारा पैरामीटर है यहाँ पर फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए। a की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास में डिफरेंट टाइप के पैराबोलास मिलेंगे। ठीक है, अब इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक बार डिफरेंशिएट कर दो और जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट कर दो। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हम हमेशा y को एक डिपेंडेंट फंक्शन लेते हैं जो कि x पर डिपेंड कर रहा है और x को इंडिपेंडेंट फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए,
डायरेक्टली करिए तो 2 आ जाएगा सामने पे, y dy बाय dx, ठीक है। आपको पता है ये सब काम कैसे हो रहा है, इज इक्वल्स टू 4a। अब यहाँ पर देखिए जो a की वैल्यू है इसे निकाल लीजिए, a की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएंगी, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दीजिए, y dy बाय dx यहाँ पर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आ रही है। बस अब अपने को क्या करना है, इस a की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए फर्स्ट, ये इसमें, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू y, ये 2 नीचे पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, y dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, दोनों साइड से y एलिमिनेट हो जाएगा, क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 2x dy बाई डी एक्स। अब हमें इसे क्या करना है, मेन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वो कैपिटल M प्लस कैपिटल N dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2x dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पर हमारे कैपिटल M की वैल्यू है y, कैपिटल N की वैल्यू है माइनस 2x, और ये रिप्रेजेंट कर रही है इस फैमिली ऑफ कर्व्स की लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ पैराबोलास। अगला सब टॉपिक है हमारा ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। इसको समझने के पहले ट्राइजेक्टरी को समझना पड़ेगा, साथ ही में तो बारिश आ रही है बाहर पे तो उसकी आवाज को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। हम चलते हैं अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। देखिए ये जो ट्राइजेक्टरी समझने के लिए हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का बहुत काम है, तो एक फैमिली ऑफ कर्व्स कंसीडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और ये पूरी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फैमिली ऑफ सर्कल्स को। तो देखिए ये कैसे होगा, एक तो होगा पॉइंट सर्कल, फिर ये एक, फिर 2, डायग्राम रफ में बना रहा हूं इसलिए ज्यादा उसको सीरियसली मत लीजिएगा। देखिए ये हमारे पास में हो गया फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब ये जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है, एक और बना देते हैं बड़ा सा। अब यहाँ पे जैसे ही हम ए को वैरी करते जाएंगे, ए की पैरामीटर है, वैसे वैसे हमें अलग अलग डिफरेंट सर्कल्स मिलते जाएंगे। अब देखिए ट्रैजेक्टरी वो होता है, ट्रैजेक्टरी एक कर्व होता है बेसिकली। कर्व मतलब कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कोई आर्बिटरी ऐसा कुछ भी फिगर हो सकता है, मतलब 2 डायमेंशनल में। साथ ही में वो उसमें ना एक कंडीशन लगा दी जाती है। देखिए आप इसे ऐसे समझिए कि ट्रैजेक्टरी एक कर्व है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, रे सेगमेंट कुछ भी। अब वो जो कर्व है किसी गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को एक सम कंडीशन, सम लॉ के बेसिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। अब जैसे कि ये एक गिवन फैमिली ऑफ सर्कल्स है, अगर मैं यहां से एक लाइन बना देता हूं तो देखिए ये कैसे सबको मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। एक चीज तो आप इसे ऐसे समझिए कि ये जो लाइन है जितने भी डायमीटर्स हैं इस पे लाई कर रहे हैं सर्कल्स के, तो ये एक कंडीशन हो गई। ऐसे ही आप डिफरेंट यहां से ट्राइजेक्टरीज को पास आउट करवा सकते हैं। देखिए अब ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने कुछ अगर एक आर्बिटरी कर्व पकड़ लिया, जैसे कि छोड़िए आप उसे यहीं तक के रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। अब ये जो यहाँ पर ये लाइन है हमारे लिए, मान लीजिए कि ये ए बी, ये लाइन हमारे लिए ट्राइजेक्टरी का काम कर रही है इस फैमिली ऑफ सर्कल्स के कर्व के लिए। ये हमें किसी सर्टेन एंगल या फिर किसी सर्टेन कंडीशन के अकॉर्डिंग इस फैमिली ऑफ कर्व्स को इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर मैं बात करूं एक फैमिली ऑफ पैराबोला की, कुछ ऐसा जाएगी। अब अगर ये फैमिली ऑफ पैराबोलास को कोई कर्व ऐसे इंटरसेक्ट करता है और उसके एक्स कोऑर्डिनेट पे जब हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट से कुछ अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है, अल्फा डिग्री का, तो उसको बोलेंगे अल्फा ट्राइजेक्टरी। अब इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी क्या होंगी। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होगा, अगर ये एंगल यहां से देखिए हर एक में अगर ये पैरेलल लाइंस है, सब में पैरेलल लाइंस बना दी गई। अब ये पैरेलल लाइन से जो एंगल है 90 डिग्री का है, ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसी के कारण इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो फिर अल्फा ट्राइजेक्टरी होगा, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे कि इसको फाइंड आउट कैसे करना है। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। हमारे पास में जो क्वेश्चन में गिवन फैमिली ऑफ कर्व है वो है एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो देखिए हमें नंबर 1 स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल लगा दो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, और एक्स की डेरिवेटिव 1 हो जाएंगी,
इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो जाती है। ये हो गई हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। अब सेकंड नंबर पे क्या करना है हमें? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है? dy बाई dx जो है ना, हमें बस इसकी जगह पे -1 अपॉन dy बाई dx कर देना है। तो चलिए कर देते हैं x इंटू -1 अपॉन dy बाई dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर देते हैं -x प्लस y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो x को उधर साइड में भी लेकर जा सकते हो। ये जो इक्वेशन मिली ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। अब हमें इसी को इंटीग्रेट करना है। क्यों इंटीग्रेट करना है? क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। देखिए कैसे करेंगे। अब इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। y dy बाई dx इज इक्वल्स टू x। दिस इंप्लाइज, इसको देखिए, इसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो जाएगा dy y dy इज इक्वल्स टू x dx। अब दोनों साइड से बस इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, या तो फिर इसको c बाई 2 कर देते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। अब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस c। ये जो इक्वेशन है ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। ठीक है, यानी कि ये जो ट्राइजेक्टरी है ये इस फैमिली ऑफ कर्व्स को अल्फा डिग्री मतलब 90 डिग्री के एंगल में कट कर रही है। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। इसका वर्किंग रूल थोड़ी देर बाद में बताएंगे, पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ में भी इसको समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा r इज इक्वल टू 2c cos थीटा। इसकी भी हमें ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा पोलर कोऑर्डिनेट्स को समझ लेते हैं। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, आपके पास में कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y। ठीक है, x और y इनके टर्म्स में आप किसी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पार्टिकल की पोजीशन या फिर किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी जगह पे क्या है हमारे पास में r, थीटा। ये कैसे काम करता है इसे थोड़ा सा ऊपर से समझ लीजिए। ये देखिए, ये मान लीजिए कि हमारे पास में एक पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस r है। ठीक है, और ये जो है एंगल बना रहा है थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के टर्म में कैसे पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है। यहां से एब्सिसा और कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस जो होता है वो हमारा होता है पॉइंट का मतलब पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। यहाँ पर आर और थीटा क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब इसी के सहारे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जनरल केस में देखिए, जो आर है हमारा ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो थीटा होता है ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके पहले क्या था, y हमारा डिपेंडेंट था और x इंडिपेंडेंट था। अब थीटा हमारा इंडिपेंडेंट है और r डिपेंडेंट है। बस इतना ही था इसमें समझने के लिए। अब इसमें थोड़े से क्वेश्चंस करके हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आइए जानते हैं। देखिए इसमें भी अपने को सेमी सिंपल वही फंडा फॉलो अप करना है। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेना है फैमिली ऑफ कर्व की। चलिए उसको निकालते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू सी। अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। ये क्या हो गया हमारे पास में -2c साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना था, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। c की वैल्यू हम यहाँ पर से जो गिवन है उसी से ले लेते हैं। c की वैल्यू क्या आ जाएंगी, r अपॉन 2 cos थीटा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वहां पर -r साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू -r साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये हो गया हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फैमिली ऑफ कर्व। इसके पहले हम क्या करते थे कि जो dy बाई dx होता था उसको रिप्लेस करते थे -1 अपॉन dy बाई dx से। यहाँ पर जो dr बाई डी थीटा है इसको रिप्लेस करना है -r स्क्वायर डी थीटा बाई dr से। चलिए करते हैं।
तो चलिए माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, माइनस का माइनस कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दीजिए। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर। क्या किया मैंने, ये जो डी आर आर बाय डी आर था इसको जस्ट मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। अब सिमिलरली यहाँ पर भी वही काम करना है अपने को। जब ये यहाँ पर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो डी थीटा यहाँ पर ऐसे आ गया, कॉस ऊपर साइन नीचे। अब ये जो इक्वेशन मिली ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। अब क्या करना है अपने को, बस कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यहाँ पर, यहीं पर ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि आर की डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या करेंगे, साइन की डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये भी तो ऊपर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी अपन वही फंडा लगा सकते हैं। इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको भी लॉग के टर्म्स में ले लेते हैं। अब चाहो तो आप लॉग सी ले सकते हो, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 2c के टर्म्स में पूरा का पूरा काम हुआ है, तो 2c ले लेते हैं, 2c। अब क्या करना है आपको, बस लॉग हटा देना है। लॉग हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये दोनों टर्म्स को साथ में लेना पड़ेगा। तो लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी होता है, ये हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है, बस आपको यहीं पर लगा देना है। फिर बाद में लॉग को एलिमिनेट कर देना है, तो क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू 2c साइन थीटा। ये हो जाता है हमारी इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। अब देखते हैं वर्किंग रूल। काफी सिंपल सी चीज है, आपके पास में गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स गी होगी, कोई भी हो सकती है, पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी हो सकती है, या तो फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के भी फॉर्म में हो सकती है। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेनी है। जनरली एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, तो आपको उसे एक बार डिफरेंशिएट कर देना है, पोलर हो कार्टेशियन हो, देख लेना, हमने आपको बता दिया कि कैसे करना है। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो dy बाई डी एक्स जो आएगा तो उसे रिप्लेस कर देना है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स से, और अगर पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में है तो फिर dr बाई डी थीटा को रिप्लेस कर देना है -r स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से। यहां पर ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि ये जो dr बाई डी थीटा है ना, उसका जस्ट उल्टा है यहाँ पर, ठीक है, डी थीटा बाई डी आर है। अगर आपकी सहूलियत के लिए पता कर दो, मतलब याद रखने में आसानी हो दोनों चीजों को, तो आप इसे ऐसा समझिए कि ये जस्ट इसके बराबर है कि -r स्क्वायर अपॉन dr बाई डी थीटा, कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसे समझिए। यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि ये सीधा सीधा दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर भी वही कर दो, dr बाई डी थीटा और -r स्क्वायर लगा दो। ऐसा नहीं, ये गलती से बचना है अपने को, तभी अपने मार्क्स बचेंगे। एक साइन मिस्टेक काफी है आपको पूरे प्रॉब्लम के मार्क्स छीनने के लिए। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो नई अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, ये रिप्लेसमेंट करने के बाद में उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, यानी कि सॉल्व आउट करना है। उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट फिर से आ जाएगा, जो कि फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज होगा, या फिर ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी के इक्वेशन होगी, ठीक है। इतना करने के बाद में आपका कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगला टॉपिक है हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले समझिए कि ये होता क्या है, ठीक है, रटिए मत, इसको समझिए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि डायरेक्टली किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट, यानी कि किसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके ऑब्टेन हुई है, उसे कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसे एग्जैक्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका डिफरेंशियल सॉल्यूशन, मतलब जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा ही होगा, ठीक है, किसी किसी का नहीं होता है, इसका एग्जिस्ट कर रहा है और ये सॉल्वेबल है, इसीलिए इसे कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। साथ ही में अब आप इसे ऐसे समझिए कि इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, m इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, इज known as exact differential equation if it can be obtained directly differentiating the function u of xy is equals to c। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं और आपको कुछ ऐसे फॉर्म में इक्वेशन मिलती है डायरेक्टली, ठीक है, तब उस इक्वेशन को कहा जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होता है इसका मतलब। इसके कंडीशन क्या होती है कि जो डेल m बाय डेल y है वो डेल n बाय डेल x के इक्वल होना चाहिए। डेल क्यू, डेल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, सेमेस्टर 1 में पढ़ा हुआ है,
तो आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज है, आपको बस एक कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन ऐसे निकलता है कि जब हमारे पास में एग्जैक्ट इक्वेशन दी हुई है तो उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो इंटीग्रेट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या मिलती है एक, कि जो n है ये n इज अ फंक्शन ऑफ y अलोन होना चाहिए। अगर वहां पर x आ रहा है, अगर वहां पर n के टर्म में x भी आ रहा है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आपको थ्योरम में एक्सप्लेन है, आपकी टेक्स्ट बुक में एक थ्योरम दिया हुआ है, उसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 2 से 3 बार बीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है नागपुर यूनिवर्सिटी की, तो वो आपके आने के चांसेस है। वैसे यहाँ पर वन शॉट में आप बस इतना समझिए, अगर यहाँ पर कोई भी एक्स का टर्म आता है तो बस उस टर्म को हमको 0 कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। सिर्फ इस टर्म को जो इंटीग्रेशन आएगा और यहाँ पर जो सी आएगा, इसको मिला के जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा, फाइनल इक्वेशन बनेगी, वही होगा जनरल सोल्यूशन। हमारे पास में एक क्वेश्चन है 2xy⁴ प्लस साइन वाई dx प्लस 4x² y³ प्लस x cos y dy इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, पहले तो पता लगाना है कि ये इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। अगर है तो उसके आगे हमें सॉल्व आउट करना है, अगर नहीं है तो उसके लिए अभी प्रोसीजर नहीं जानेंगे, आगे पे देखेंगे ऐसे इक्वेशन को कैसे कंसीडर करते हैं। तो देखिए पहले हम इसे सॉल्व आउट करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस एंड दैट, इट इज ऑफ द फॉर्म m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। m और n की वैल्यूज निकाल लीजिए, बस कंपैरिजन करना है आपको। अब फिर y के रेस्पेक्ट में यहाँ पर पार्शियली m को डिफरेंशिएट कर दीजिए, हमने कर दिया। y के रेस्पेक्ट में करना है तो x एज अ कांस्टेंट रेट हो जाएगा, y⁴ का डिफरेंशिएशन 4 इंटू y³, तो 4 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस साइन y का डिफरेंशिएशन cos y हो जाएगा, माइनस cos y मत कर देना, माइनस और प्लस में बहुत लोग गलती कर देते हैं। और फिर n को अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए यहाँ पर सिंपली वही काम करना है, y को ऐसा कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए, तो अब 4x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू x, यानी कि 8xy³ प्लस यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, cos y ऐसा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। अब देखिए दोनों टर्म्स इक्वल आ रहे हैं, तो हमारी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो जाएंगी एग्जैक्ट। अब इसके बाद में कैसे सॉल्व आउट करना है, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। जनरल सॉल्यूशन कैसे पता लगाता है, हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इज इक्वल टू c, प्रोवाइडेड n इज कंटेनिंग ओनली द टर्म्स ऑफ y एंड नॉट एनी टर्म्स ऑफ x। तो अब यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर जो n के साथ में x का टर्म आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो n है, यहाँ पर भी x का टर्म आ रहा है और यहाँ पर भी x का टर्म आ रहा है। x का टर्म आने के कारण इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली 0 लिख देंगे, यहाँ पर हमने सिमिलरली वैसे लिख दिया, और राइट हैंड साइड में 0 का इंटीग्रेशन c हो जाएगा, क्योंकि एक कांस्टेंट है हमारा, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें बस ये जो m पार्ट है उसका ही इंटीग्रेशन करना है। अगर यहाँ पर x का टर्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ y के टर्म्स होते कैपिटल N के साथ में, तो हम उसे भी इंटीग्रेट करते, ठीक है, 0 नहीं करते, x है इसलिए नहीं कर रहे, ऐसे करते हमने सिर्फ ये जो m वाले टर्म है उसी को इंटीग्रेट किया। और देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर dx यानी कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर y⁴ है, ये ऐसा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, ऐसा कॉन्सेंट्रेट कर दिए, x का इंटीग्रेशन x²/2 साइन y ऐसा कॉन्सेंट्रेट कर दो, इंटू x हो जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट पे इंटीग्रेट कर देते हैं, 2/2 1। और सिमिलरली आपके सामने पे आंसर आ गया है। ऐसा हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बोल के रखा था कि अगर एग्जैक्ट है तो हम ऐसे सॉल्व आउट करेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करना। देखिए क्वेश्चंस में अगर बोला है कि एग्जैक्टनेस का पता लगाओ, तब आपको ऐसे अप्रोच करना है। अगर बोला है कि एग्जैक्टनेस का पता लगाए बिना सॉल्व आउट करो, तो आप पहले पता लगा लेना कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, क्योंकि ये बाकी मेथड से कंपैरिजन में ज्यादा इजी कर देता है इस क्वेश्चन को। अब देखिए अगर इसी को होमोजेनियस से सॉल्व आउट करना पड़े, या फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड, या फिर लीनियर से, तो ऐसे मेथड में ये काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए पहले आप एग्जैक्ट का पता लगा लीजिए तो ज्यादा इजी हो जाता है। और अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा तब आप किसी दूसरे मेथड पे जाइए, होमोजेनियस, वेरिएबल सेपरेबल, या फिर और जो लॉग वाला होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह के जो मेथड्स होते हैं, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ऐसे मेथड्स पे जाना है अगर एग्जैक्ट नहीं है तो। लेकिन अगर एग्जैक्ट है तो हमें ऐसे अप्रोच करना है। अगला टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, तो इसके पहले हमने एग्जैक्ट पढ़ा। अब समझ लीजिए कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो हम उसे किसी फैक्टर, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके या फिर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके जब हम उसे एग्जैक्ट बना देते हैं,
एग्जैक्ट के फॉर्म में ले आते हैं तो उस फंक्शन या फिर उस ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, तो अब यहां पर दो मेथड है, एक है इंस्पेक्शन मेथड कि मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा लगाना है डायरेक्टली पता चले। तो इसके लिए हमने 5 एग्जांपल्स लिए। पहले देखिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, अगर इसको 1 बाय एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये देखिए जो मतलब ऐसा कुछ टर्म बनेगा जो कि y अपॉन एक्स की डेरिवेटिव है। ये क्वेश्चन रूल से आ जाता है, ये आपने पहले ही पढ़ा है। अब सेकंड वाले को देख लीजिए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब जब हम इसे 1 अपॉन एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा जो कि log ऑफ y अपॉन एक्स की डेरिवेटिव है। सिमिलरली ऐसे ये तीनों टर्म्स फॉलो होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन में किसी जैसे कि 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो आप इसी से मल्टीप्लाई करो। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और आपकी कन्वीनियंसी पर कि मतलब आप उसे देखकर कैसे ट्रीट करते हो। अगर मैं इसे 1 बाय वाई स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये डी माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ऐसे ही हम मतलब डिफरेंट फॉर्म में ला सकते हैं उसको। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से सॉल्व आउट किया जाए, किसी और इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके किसी और फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला मेथड है हमारे पास में कि देखिए इसके पहले हमने जो देखा कि इंटीग्रेशन फैक्टर पता करने के लिए हमें इंस्पेक्शन मतलब थोड़ा बहुत तिकड़म बढ़ाना पड़ेगा कि क्या सुटेबल होता है। यहां पर हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं इस मेथड से। देखिए ये फंक्शन मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लीजिए कि ये एग्जैक्ट नहीं है, तो हमें क्या करना है, डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स अपॉन कैपिटल एन कर लेना है। अगर ये सिर्फ एक्स का फंक्शन आता है, ये पूरा टर्म सिर्फ एक्स का फंक्शन आता है, तब मान लीजिए कि वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो आपको जस्ट इस फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल में डाल देना है और वो जो वैल्यू मिलेगी वो होगी आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। यानी कि इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, ये पूरी वैल्यू ये है आपका एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अगर ये सिर्फ एक्स का फंक्शन आता है तब आप ये काम करोगे। और अगर ये मतलब फिर इसमें सेकंड स्टेप ये आती है कि अगर इसको माइनस एम से डिवाइड करने पे इस वैल्यू को, इस न्यूमरेटर को सिर्फ y का फंक्शन मिलता है तब, हाँ एक और चीज, अगर ये n से डिवाइड करने पे y का मतलब सिर्फ y का फंक्शन मिल रहा है तो आप इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, n से डिवाइड करने पे x का ही फंक्शन मिलना चाहिए। फिर सेकंड में अगर हमें इस न्यूमरेटर को माइनस एम से डिवाइड करने पे सिर्फ y का फंक्शन मिल रहा है तब मान लीजिए कि ये पूरा फंक्शन को हम जी वाई बोल देते हैं, तो अब हमको इंटीग्रेशन फैक्टर क्या मिलेगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई डी वाई। ठीक है, ऐसे हमें दो तरीके पता चल गए इंटीग्रेशन फैक्टर पता लगाने के, एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कोएफिशिएंट्स को इस्तेमाल करके, दूसरा इंस्पेक्शन से। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन है हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन से फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई डी वाई। गिवन इक्वेशन आपको लिख देना है एज इट इज। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पता लगाना है। आप चाहो तो यहाँ पर एक्स वाई भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर अंडर रूट एक्स वाई से कर दिया है। अंडर रूट एक्स वाई से आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये जो डेरिवेटिव बनेगा, ये डेरिवेटिव बन रहा है 2 अंडर रूट एक्स वाई का। कैसे बन रहा है आपको पता ही है कि जब 2 से मतलब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक तो आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स वाई। अब फिर जब आप उसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो मतलब जो चेन रूल लगाओगे वहां पर, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स ऐसा टर्म बन जाएगा। और साथ ही में जो रूट टू वाले टर्म्स है उनमें से एक बचा रहेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, और जो 2 और 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें सिंपली इसी टर्म की डेरिवेटिव मिल रही है। आपको क्या करना है, बस आपको इंटीग्रेट कर देना है। जैसे आपने इंटीग्रेशन किया डी डी हट जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस सी। इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लगाना मत भूलिएगा। हमारे सामने मेथड 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एग्जांपल है। क्वेश्चन बोल रहा है y dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 0। तो आपको इसकी शुरुआत कैसे करनी है, द गिवन इक्वेशन इज दिस एंड दैट, m इज इक्वल टू दिस एंड दैट, n इज इक्वल टू दिस एंड दैट। कंपेयर करके आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। हाँ एक और चीज, ये इक्वेशन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, ये भी आपको स्टेट करना है। उसके बाद में m और n की वैल्यूज को लिखना है। अब पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि हम जैसे पहले करते आए हैं। डेल m बाय डेल y 1 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करना है अपने को। डेल n बाय डेल x 2xy माइनस 1 कैसे आ रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि x का ही फंक्शन है या फिर y का ही फंक्शन है, आपको दोनों में ट्राई करके देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले n के साथ में एक्सपेरिमेंट किया तो ये काम अपना बन गया।
अगर ऐसा नहीं होता तो आपको माइनस m के साथ में यही काम करके देखना पड़ता। साथ ही में ये जो वैल्यू है, ये जो अपना न्यूमरेटर है, ये आपको पहले ही कैलकुलेट कर लेना चाहिए, इसके साथ में नहीं करना चाहिए, नहीं तो काफी कॉम्प्लेक्स टर्म बनते जाएंगे। इसको पहले सॉल्व आउट करने के बाद में सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद में अपना आ रहा था 2 इंटू 1 माइनस एक्स वाई। अब जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, सॉरी कैपिटल एन की वैल्यू, उसको हमने पुटअप किया और न्यूमरेटर से कैंसिल आउट करवाने की कोशिश की, इसलिए वैसे फॉर्म में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करते करते आया -2 अपॉन एक्स, जो कि सिर्फ एक्स का फंक्शन है और किसी का फंक्शन नहीं है, इसीलिए हमने उसको एफ ऑफ एक्स नाम दे दिया से, यानी कि चलो बोल दिया। अब इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है। इंटीग्रेशन फैक्टर को हम कभी कभी या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स म्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि जनरली इसको आई एफ से डिनोट किया जाता है, नहीं तो कई जगह पे आपको म्यू से भी डिनोट करते हुए मिल जाएगा। इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एफ एक्स की जगह पे वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए लॉग की प्रॉपर्टीज आपको आना बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन के लिए। लॉग ऑफ एक्स -2 इंटू लॉग ऑफ एक्स, -2 ऐसा कॉन्सेप्ट बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स किया अपन ने। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स होता है लॉग ऑफ एक्स। अब जो यहाँ पर कोएफिशिएंट था लॉग के सामने पे, उसको हमने पावर में लेकर चले गए, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आपको आना चाहिए इतना। अब लॉग एक्स टू द पावर -2, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो बेस है, यहाँ पर आप 10 भी ले सकते हो, ई भी ले सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो जनरली ई को ही कंसिडर करते हैं एज अ बेस। तो जब हमारे यहाँ पर बेस सेम हो जाते हैं तो जो लॉग है वो कैंसिल आउट हो जाता है और एक्स टू द पावर -2 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी होती है, और जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हम उसे लिख सकते हैं इंडाइसेस की प्रॉपर्टी से। अब ये अपने को मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद में क्या करते हैं, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हमने कर दिया। अब करने के बाद में अपने को मिला y अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या मिलेगा y माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पे लिख देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए, y माइनस 1 बाय एक्स dy, ठीक है। अब हालांकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है तो पक्के से एग्जैक्ट होगा ही होगा, ये हमको पता है, क्योंकि वो फैक्टर हम मल्टीप्लाई ही इसलिए करते हैं ताकि इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सके। तो यहां पर एग्जाम में भी पता करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए, पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये मेथड का इस्तेमाल कब करते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई ही तब करते हैं जब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना पड़ता है। इसलिए डायरेक्टली आप इस स्टेप को लिख सकते हैं, बस आपको इसके बीच में एक लाइन पुट अप कर देनी है, द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ y dy क्यों आया। तो हमने इसके पहले देखा था कि जब एग्जैक्ट इक्वेशन होती है तो जो कैपिटल एन का जो टर्म है वहां पर सिर्फ और सिर्फ y के टर्म्स ही होना चाहिए, इट शुड बी द फंक्शन ऑफ y अलोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो x वाला टर्म है वहां पर 0 हो जाएगा, इसलिए उसको यहाँ पर लिखा ही नहीं गया। आप चाहो तो इसे ऐसे समझिए कि ये ऐसे में लिखा है, ये इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करके, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाय एक्स डी वाई, ठीक है। अब ये जो है ये क्या हो जाता है अपना 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का टर्म है, बस। अब ये इज इक्वल टू सी, इतना समझ गया। अब बस आपको इंटीग्रेशन कर देना है, इतना तो हो ही जाएगा, आपसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर का x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 आएगा। साथ ही में अरे सॉरी, ये x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि y ऐसा कांस्टेंट ट्रीट अप हो जाएगा। ऐसे करके आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अगला टॉपिक है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपने पहले भी पढ़ चुका है 12th क्लास में, इसे कैसे सॉल्व आउट करना है। यहाँ पर ये बस हल्का सा ओवरव्यू तौर पे समझिए, dy by dx प्लस कैपिटल py इज इक्वल टू q, ठीक है, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x बोल रहा है असल में फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, x हो या फिर y हो इससे फर्क नहीं पड़ता, वहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए p और q, बस आप इतना ध्यान में रखिए। हो सकता है x की जगह पे y भी हो, इसका केस हम आगे पे डिस्कस करेंगे। तो इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ पर एक लगता है, वो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p क्या है यहाँ से आपको पता चलेगा। और अगर सपोज कर लीजिए आपके पास में एक दूसरे टाइप की, मतलब एक ऐसी इक्वेशन आती है जो कि लीनियर नहीं है, तो उसे कन्वर्ट कर दीजिएगा कुछ ऐसे फॉर्म में, dx बाय dy प्लस px
इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर पी और क्यू क्या हो जाएंगे, फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई। इस वाई के फंक्शंस हो जाएंगे या फिर कांस्टेंट। अब आपको इसको वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो dx है यहाँ पर सब जगह पे dy आ जाएगा। बस इतना ही था इसका कॉन्सेप्ट। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास में एग्जांपल है dy by dx प्लस 1 by x इंटू वाई इज इक्वल टू 3x। ये सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम सिंपल एग्जांपल है। ये काफी कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, टर्म वाइज डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ट्रिग्नोमेट्री या फिर एक्सपोनेंशियल या फिर लॉगरिथम जैसे टर्म्स इन्वॉल्व हो जाते हैं यहाँ पर, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। खैर यहाँ पर सिंपल एग्जांपल है, समझिए इसको कैसे करना है। हमेशा की तरह द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस एंड दैट, इट इज इन द फॉर्म dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये फॉर्म बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप वहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो उसका फॉर्म वहां पर बता दीजिएगा, एग्जैक्ट का हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो, कैसा भी हो। वेयर p इज इक्वल टू 1 by x एंड q इज इक्वल टू 3x। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ p dx निकाल लो। अब यहाँ पर c क्यों नहीं लगाया, ये सवाल उठता है। तो यहाँ पर अभी c का काम नहीं है, क्योंकि हमारा जनरल सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू e टू द पावर log x। मैंने यहाँ पर इसके पहले भी आपको पता कर दिया था कि यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका बेस e है, इसलिए log e और e समझ लीजिए एक तरह से कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पर x बच जाता है। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अभी अपन ने देखा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y इंटू एक्स वाई हो गया इज इक्वल टू 3x जो कि हमारी q की वैल्यू है और x जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मल्टीप्लाई कर दिया 3x स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेट करना है 3x क्यूब अपॉन 3 आएगा, तो 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस c। अब ये जो हमको आया है ये हमारे पास में फाइनल आंसर है। इसमें इजी भी क्वेश्चन बन जाता है, टफ भी क्वेश्चन बन जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो ऐसे में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको इंटीग्रेशन कंफर्म होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप 12th क्लास से इंटीग्रेशन पढ़ लीजिए, वो सफिशिएंट है। साथ ही में वहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है वो आप पढ़ेंगे तो लीनियर आपका काफी अच्छे से क्लियर अप हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि लीनियर इक्वेशन का एक जनरलाइज केस है, या फिर ये कहा जाए कि बर्नौली इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन एक स्टैंडर्ड केस हो जाता है। ठीक है, dy by dx प्लस कैपिटल py इज इक्वल टू कैपिटल q y टू द पावर n, इस इक्वेशन को हम कहते हैं बर्नौली इक्वेशन, जहां पर p और q इसके पहले वाले की तरफ फंक्शन ऑफ x अलोन, यानी कि x की फंक्शन है x, जैसा कि हमने पहले ही पता कर दिया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अब सिमिलरली अगर अपन इसको रिवर्स में कर दें, यानी कि dx by dy के टर्म में, तो यहाँ पर y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो n है ये n ग्रेटर देन 0 यूजुअली एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। ठीक है, अब इसे हमें लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सॉल्व आउट करने के लिए, क्योंकि हमने लीनियर को सॉल्व आउट करने का केस पढ़ा है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। y टू द पावर n से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, y टू द पावर माइनस n dy by dx प्लस कैपिटल P y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 माइनस n कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर पहले से एक 1 मतलब एक y अवेलेबल है इसीलिए। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। आपने ये पढ़ा होगा 12th क्लास में, इसलिए मैंने कहा था कि 12th क्लास को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। खैर नहीं भी कर सकते तो भी सिंपल सी चीजें हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस से आ जाएंगी, 2-3 क्वेश्चंस में आपको आराम से सुटेबल हो जाएगा ये। तो पुट y टू द पावर 1 माइनस n, ये जो यहाँ पर टर्म है इसको z पुट कर दो। क्यों पुट कर रहे हैं भाई इसको अपन z, क्योंकि याद कीजिए लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पर एक सिंगल टर्म आता था, मतलब सिंगल वेरिएबल, x आता था, y आता था, z आता था, डिपेंडिंग अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर अपन दिक्कत तो ये खड़ी कर रहा है, बस इतना है, तो अपन ने इसको z पुट अप कर दीजिए। अब क्या किया, दोनों साइड से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब x के रिस्पेक्ट में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि z जो फंक्शन है y का है और y फंक्शन है x का है, यानी कि y इनडायरेक्टली x पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और z डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर दोनों तरफ से डिफरेंशिएट कर दीजिए, राइट हैंड साइड में हो जाएगा dz by dx, इतना तो आता ही है आपको। अब यहाँ पर पावर को आगे पे ला लीजिए, 1 माइनस एन इंटू वाई टू द पावर माइनस एन कैसे आया, 1 माइनस एन माइनस 1, कितना हो गया, 1 से 1 गया, माइनस एन बचा, dy by dx चेन रूल लगा के। अब इसी को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by n से डिवाइड करके, यानी कि राइट हैंड साइड में लेकर जाके, ऐसा आ गया ये अपना। अब देखिए ये जो टर्म है
ये यहाँ पर थी, यानी कि जो अपन ने ये हो गया इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए इसको, और ये होगी इक्वेशन 2 नाम। तो इक्वेशन 2 में अपने को ये सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये जो इक्वेशन मिल रही है, ये क्या मिल रही है, देखिए ये एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन इतना पार्ट जो इसका है वो लीनियर के जैसा लग रहा है। ये जो 1/1 माइनस n है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट होने वाला है, कोई वेरिएबल नहीं। ठीक है, आप चाहो तो 1 माइनस n से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो इतने से भी आप काम चला सकते हो। लेकिन ये जो हमारा टर्म है ना, इसके सामने पे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए, तभी अपने को आसानी होती है ये सॉल्व आउट करने में। इसीलिए 1 माइनस n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहां तक, अब ये जो इक्वेशन है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट और नोट करने वाला कि बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और फॉर्म होता है, f डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ p इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर जो f ऑफ y है ये फंक्शन ऑफ y बोल रहा है। ठीक है, अगर अपन इसको डायरेक्टली z पुट कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, बस इसको आप डिफरेंशिएट करके देखिए। तो ये f डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। अब जब आप इस टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये यहाँ पर डी जेड बाई डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू। यानी कि z और x के टर्म में ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएंगी। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है कि फंक्शन ऑफ y है और यहाँ पर फंक्शन ऑफ y की डेरिवेटिव है, तो आप डायरेक्टली इसको पुट अप कर सकते हैं। खैर यहाँ पर जनरली ऐसा केस नहीं मिलने वाला, क्योंकि y टू द पावर n पावर, इसके कारण ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अगला हमारे पास में एग्जांपल है अब dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। देखिए बाहर पे किसी की शादी हो रही है, फिर बारात वारात आई है, तो उसी का म्यूजिक बज रहा है, जो कि यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे चलेगा, तो आप उसे प्लीज इग्नोर कीजिएगा और यहाँ पर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, क्योंकि ये हमने प्रोसीजर में देखा है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर वाई होता है, हाईएस्ट ऑर्डर होता है वाई का, सॉरी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है वाई का, उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर वाई स्क्वायर है, डिवाइड कर दो, हमें ये मिल गया। अब क्या करते हैं अपन, जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट होता है उससे जस्ट रिप्लेस कर देते हैं अपन z को। कर दिया अपन ने, -1 बाय वाई को z से रिप्लेस, डिफरेंशिएट कर देना है, तो dz बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएट किया, ये तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंशिएशन की कैसे आया, y टू द पावर -1 है। अब बस आपको ये आना चाहिए, इतना बेसिक तो अपन नहीं बताने वाले। अब उसके बाद में क्या करना है, बस इसको जस्ट रीअरेंज कर देना है। कहाँ पे रीअरेंज करना है, ये देखिए मैं आपको बता कर देता हूँ। ये जो वैल्यू है इसको पुटअप कर दीजिए आप मेन इक्वेशन में। ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स की, मेरा मतलब 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की, लेकिन इस इक्वेशन को हमने इसमें कन्वर्ट किया था, तो फिर इनडायरेक्टली इसमें पुटअप करना है। यहाँ पे पुटअप करने के बाद में अपने को क्या मिलेगा, डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर प्लस -1 बाय वाई को अपन ने z ले लिया है, तो प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये जो है ये हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसका फॉर्म है डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर p क्या है, अपना x है, और q है अपना x क्यूब। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, जैसे अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट करते थे वैसे ही सॉल्व आउट करते जाना है। उसके लिए क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ p dx x इंटीग्रेशन ऑफ x dx कर लो, e टू द पावर x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। यहाँ तक तो पूरा क्लियर होना चाहिए। अब इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो मिलेगा, यानी कि अब ये जो अपन ने इक्वेशन निकाली है ना, इसका जनरल सोल्यूशन मिलेगा। उसको निकाल लिया अपन ने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, z इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, जैसे कि अपन वहां पर y के साथ में करते थे वैसे अपन यहाँ पर z के साथ में करने वाले हैं, इंटू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, ये पहले भी अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पर वैल्यूज को पुटअप करते जाना है। z की जगह पे अपन ने क्या लिए थे, -1 बाय वाई, पुटअप कर दीजिए। e टू द पावर x स्क्वायर बाय 2 क्या है अपना इंटीग्रेशन फैक्टर, पुटअप कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, q की वैल्यू अपने पास में x क्यूब, ये यहाँ से मिल रही है q। ठीक है, यहाँ से x क्यूब e टू द पावर x स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन फैक्टर। यहाँ से थोड़ी सी टिकड़म बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अपन डायरेक्टली सॉल्व आउट नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। 12th क्लास में आपने पढ़ा है इंटीग्रेशन के लिए। क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या खड़ी कर रहा है, -1 बाय वाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इंटीग्रेशन फैक्टर है, वो तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड को अपने को ज्यादा कुछ भाव देना ही नहीं है, राइट हैंड साइड से मतलब है। यहाँ पर दिक्कत क्या खड़ी कर रहा है, ये खड़ी कर रहा है एक्स स्क्वायर बाय 2, कर देते हैं उसका भी काम। एक्स स्क्वायर बाय 2 का अपन टी पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाए, हाँ
आप यहाँ पर चाहो तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हो, ठीक है, मना ही नहीं है। लेकिन क्या करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर डेरिवेटिव मतलब x की पावर कितनी है 3, एक्सपोनेंट तो वैनिश होने से रहा, तो आपको यहाँ पर तब तक ये करते जाना पड़ेगा जब तक ये x वैनिश नहीं हो जाता, यानी कि 3 बार तो करना ही पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कर लिया जाए। x² को t पुट कर दीजिए, तो x² की वैल्यू क्या मिली 2t। अब यहां से क्या मिल गया, x dx इज इक्वल टू dt। ये कैसे आ गया, 2 हट गया, हाँ पहले बता के दे रहा हूँ, 2 लेफ्ट और राइट हैंड साइड से ऐसा कैंसिल आउट कर दिया हमने। अब इस वैल्यू को पुटअप कर दीजिए यहाँ पर, x² इज इक्वल टू 2t, यहाँ पर x3, ओके ओके, t टू द पावर t, और ये क्या था x dx। हाँ तो ये देखिए यहाँ पर जो x dx है ना, एक x अपन ने अलग से निकाल लिया और x² की जगह पे 2t पुट किया, तो x dx की वैल्यू अपने को यहाँ से मिली dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते जाना है, यहाँ पर लगाइए इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट, तो आपका काम आसान होगा। ये कैसे आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट। अगर इसका फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो ये देखिए u v dx इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस, थोड़ी सी हमारे पास में जगह कट की है, बिग इंटीग्रेशन इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ये यहाँ पर फिर डी एक्स प्लस सी, ऐसा ये होता है हमारे पास में। तो देखिए जस्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया हमने, ऐसा मिल गया अपने को। अब यहाँ पर क्या किया अपन ने, कुछ करने वाला काम ही नहीं है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, टी की जगह पे दोबारा वैल्यूज को पुटअप कर दो, तो x² अपन ने दोबारा पुटअप कर दिया और यहाँ पर भी x² पुटअप कर दिया, तो अपने को ये मिल गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एक 2 बचेगा, बस ये जो फाइनल में आया आंसर यही अपना आंसर। यहाँ पर बस एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेस हमें रिपीट करना पड़ता है। इसके पहले क्या करना पड़ता था, एक बार इंटीग्रेशन फैक्टर वाला मेथड लगाओ, लीनियर सॉल्व हो, यहाँ पर 2 बार लगाना है बस, क्योंकि ये y की पावर जितनी बार रहेगी ना उतनी बार आपको लगाना पड़ेगा। अगला टॉपिक है हमारा रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन करने के लिए कुछ ना कुछ ज्यादा भी होना चाहिए। इसके पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म देखे थे, लीनियर देखे थे, एग्जैक्ट देखे थे, वगैरह वगैरह। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जनरल फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कुछ ऐसा होता है। पहले क्या देखा था लीनियर के लिए, एक्स वाई वाई प्राइम, बस इतना देखा था। सेकेंड ऑर्डर है तो एक टर्म और बढ़ा दो, वाई डबल प्राइम कर दो, बस ये जो है ये अपना सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो जाता है। और हमें इसी को रेड्यूस करके लीनियर में कन्वर्ट करना है। इसमें हमारे पास भी 2 केसेस है, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग और दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग। पहला केस देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग का, अब यानी कि जो y है जनरली यही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर ये मिसिंग है तो यानी कि एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं है। कुछ आप इसे ऐसे समझिए कि जो कुछ भी आपकी इक्वेशन दी हुई है उसमें y आपके सामने पे नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अंदर हो सकता है, मतलब y प्राइम है तो डेफिनेटली उसमें y इन्वॉल्व है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिख रहा, आमने सामने नहीं दिख रहा, इसका मतलब y एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे टाइम में वो इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है इसमें, ओ सॉरी, यहाँ पर ये जो है इक्वेशन 1 हो गई, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि y का टर्म है नहीं, तो y के टर्म को हटा दो। अब यहाँ पर हमें एक काम करना है कि जो बीच वाला यानी कि y प्राइम का जो टर्म है उसे p ले लीजिए आप, ठीक है। y प्राइम है dy बाई डी एक्स, उसे डिनोट कर दीजिए p से। अब y डबल प्राइम क्या हो जाएगा, dp बाई डी एक्स। अब इसी के कारण जो हमारी इक्वेशन 2 है वो बन जाएंगी f ऑफ मतलब f इज अ फंक्शन ऑफ x p एंड dp बाई डी एक्स। अब देखिए ये क्या है, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, लीनियर नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि लीनियर के फॉर्म में आ जाए, एग्जैक्ट के फॉर्म में आ सकती है या फिर इंटीग्रेशन फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आ सकती है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि लीनियर ना ही आए, लेकिन लीनियर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो जनरली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बोलते हैं वो मिलेगी आपको। अब इसे सॉल्व आउट करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व आउट करते हैं आपको पता है, कई सारे मेथड आपने देख लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और साथ ही में एग्जैक्ट का कोई भी मेथड लगा दीजिए। और इनके साथ में आपको और भी कई सारे मेथड्स आते हैं, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, वो लॉग डेरिवेटिव बनाने वाला हो गया न्यूमरेटर में, ऐसे कई सारे मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं सॉल्व आउट करने के लिए। अब ये जो सॉल्व आउट करेंगे अपन, ये p के लिए कर रहे हैं, लेकिन p अपना क्या है, dy बाई डी एक्स, तो एक और बार सॉल्व आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इनडायरेक्टली या फिर मैं डायरेक्टली बोलूं तो आपको
जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे 2 बार सॉल्व आउट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर का बना के। बस इतना काम है यहाँ पर। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर अप हो जाएंगे। एग्जांपल में हमारे पास में क्वेश्चन है एक्स वाई डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। द गिवन इक्वेशन इज, ऐसे आपको स्टार्ट अप करना है, ठीक है, मतलब स्टार्ट करना है। तो बस आपको ये इक्वेशन को एज इट इज लिख देना। अब देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y मिसिंग है। y आपको इस इक्वेशन में दिख रहा है क्या? हम y प्राइम और y डबल प्राइम की बात हम नहीं कर रहे, डायरेक्टली y कहीं पर नहीं दिख रहा, इसलिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग का केस लगाएंगे। क्या करना पड़ता है? y प्राइम इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू p, देयरफॉर y डबल प्राइम इज इक्वल टू dp बाय dx। ये काम करना है आपको और इसको इक्वेशन के अंदर पुट अप कर देना है। पुट अप करने के बाद में क्या बन जाएगा? x dp बाय dx माइनस p इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर। दैट इज, अब बस आपको x से डिवाइड अप कर देना है। dp बाय dx माइनस p बाय x इज इक्वल टू 3x। यहां से x कैंसिल हो गया, एक x। ये जो अब इक्वेशन मिली है ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। यहां पर आ गई लीनियर के फॉर्म में, अगर नहीं आ रही तो फिर आपको एग्जैक्ट से सॉल्व आउट करना पड़ेगा। इस फॉर्म में जैसे y की जगह पे अपने पास में अब क्या आ गया है? p आ गया है बस। हाँ, यहाँ पर कैपिटल P और स्मॉल p में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों स्मॉल p है और ये कैपिटल P है, समझ रहे हो? तो दोनों में फर्क है, तो अब दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर कैपिटल P की वैल्यू क्या है? -1/x और Q की वैल्यू क्या है? 3x। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर अपने को फाइंड आउट करना है, कर लीजिए, सिंपल सा प्रोसेस है। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p की वैल्यू क्या थी, मतलब कैपिटल P की वैल्यू क्या थी? -1/x dx। अब ये सिंपल सा प्रोसेस मैं आपको 2 बार पहले ही बता चुका हूँ, नहीं बताऊंगा। यहाँ पर बस यहाँ पर 1/x आ गया। अब इसका जो सॉल्यूशन है, यानी कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा अपने को ये p इंटू 1/x, ये स्मॉल p है, ठीक है, अभी ये स्मॉल p है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x इंटू 1/x। 1/x क्या है अपना? इंटीग्रेशन फैक्टर। यहाँ पर c1 लिया है मैंने एज एन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप चाहो तो यहाँ पर a या फिर b या फिर कुछ और भी ले सकते हो। जनरली c1 c2 से इंडिकेट किया जाता है, आप चाहो तो कैपिटल ए भी ले सकते हो वहां पे, ठीक है। चाहो तो आप उसको कैपिटल लिख सकते हो। एग्जाम में जितना हो सके सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिएगा ताकि मॉडरेटर कंफ्यूज ना हो। अगर क्वेश्चन में कहीं पर कैपिटल ए या फिर कैपिटल बी जैसे कुछ कॉन्स्टेंट्स, आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स आते हैं तो आप जनरली उनको अज्यूम मत कीजिएगा। यहाँ पर ऐसा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर c1 ले लिया, इज इक्वल टू 3x प्लस c1। कैसा है आपको पता है, बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन है। अब स्मॉल p इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस c1x। x कैसे आया? मल्टीप्लाई करके। कहां से मल्टीप्लाई करके? यहाँ पर जो x था उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या मिला अपने को? dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस c1x। क्या किया अपन ने? p की वैल्यू को पुट अप कर दिया ऐसे dy बाई dx। अब इसको सॉल्व आउट करना है, सिंपल सी चीज है, सॉल्व आउट कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन तो आता ही है ना, एकदम सिंपल सा इंटीग्रेशन है। y इज इक्वल टू 3x क्यूब अपॉन 3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x क्यूब बचेगा प्लस यहाँ पर हाफ क्यूब बच रहा है क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर बाय 2 आएगा, ओके, प्लस c2। ये हो गया अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन। देखिए यहाँ पर अपन ने 2 बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट किया है, एक बार ये वाली और फिर एक बार ये वाली। हाँ, हालांकि यहाँ पर कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली अपन ने इंटीग्रेट कर दिया। तो जैसा कि मैंने बता दिया, कभी लीनियर में कन्वर्ट हो भी सकता है, कभी नहीं भी होता, तो इसीलिए आपको सारे के सारे मेथड्स पता होना चाहिए। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग वाला केस। अगला केस है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिसिंग का, ये सेकंड केस है और अब तक का सबसे मतलब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो यहां पर अगर x एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं है, एक्सप्लिसिटली का मतलब डायरेक्ट आंखों देखी आमने सामने प्रेजेंट नहीं है, तो जो हमारी इक्वेशन 1 है वो रिड्यूस हो जाएगी 2 में, जो कि देखिए पहले हमने इसको कैपिटल F से डिनोट किया था, अब अपन इसको स्मॉल g से कर रहे हैं। इसके पहले जब अपन ने इसको रिड्यूस किया था तो स्मॉल f से डिनोट किया था, तो ये स्मॉल g से डिनोट करने के बाद में यहाँ से x को ऐड कर दीजिए, y प्राइम और y डबल प्राइम बचेगा। बस सेम जैसा कि हमने पहले काम किया था वैसा ही अभी भी करना है। y प्राइम इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू p, ऐसा अज्यूम कर लो। अब फिर लेकिन यहाँ पर जब y डबल प्राइम की बारी आती है तो हमें यहाँ पर इसको y के टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो dp बाई dx। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन पार्ट में आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो dy बाई dx है इसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ p,
तो इसको रिप्लेस कर दिए p की जगह पे, अब p dp बाय dy हो गया। अब उससे अपनी जो इक्वेशन 2 थी वो क्या बन गई, y g इज अ फंक्शन ऑफ y p y dp बाय dy। अब ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल p के टर्म में, इसको सॉल्व आउट करना है। फिर जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको भी एक बार सॉल्व आउट करना है p को dy बाई dx से रिप्लेस करके। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। कभी एक सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है y डबल प्राइम प्लस k स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर हमारे सामने पे x एब्सेंट है, x एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं है। तो हमें क्या करना है, जस्ट जैसे शुरुआत करते हैं, द गिवन इक्वेशन इज दिस एंड दैट, उसको नंबरिंग 1 दे दीजिए। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x मिसिंग है, तो क्या करना है आपको, y प्राइम इज इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू p, जैसा कि हम इसके पहले वाले केस में करते थे। चेंजेस यहाँ पर है, y डबल प्राइम इज इक्वल टू dp बाई dx इज इक्वल टू dp बाई dy इंटू या फिर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू p dp बाई dy। अब उसको क्या करना है, आपको पुटअप कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुटअप कर दीजिए, अपनी इक्वेशन क्या बन गई, p dp बाई dy प्लस k स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 और p dp प्लस k स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये कैसे आ गया आप समझ गए होंगे, इज इक्वल टू 0। अब इसको अपने को इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट कर दिए तो p स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस k स्क्वायर y स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आ रही है, लेकिन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c की जगह पे k स्क्वायर a स्क्वायर क्यों लिया गया, बताता हूं आगे में। एक्चुअली में क्या है कि ये हमारे एक फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है। देखिए कैसे, अब यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, k स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यानी कि p की वैल्यू क्या मिली, dy बाई dx इज इक्वल टू प्लस माइनस k इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे आप कि 12th क्लास में आपने इस फॉर्म का कुछ पढ़ा इंटीग्रेशन में, जो बेसिक 9 फॉर्मूलेस थे, 12 फॉर्मूलेस थे, उसमें आपने ऐसे टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये क्या पढ़ते थे अपन, वहां पे क्या करते थे, यहाँ पर y की जगह पे x होता था, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स के टर्म में आता है, ठीक है, साइन इनवर्स x अपॉन a, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इज इक्वल टू प्लस माइनस k dx कैसे आया, dx को उधर भेज के इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड में। ये बेसिक फॉर्मूला 12th क्लास का, इसलिए मैंने कहा था कि आप 12th क्लास जितना हो सके रिवाइज कर लीजिए। साइन इनवर्स y अपॉन a, y इसलिए क्योंकि यहाँ पर y की मतलब x की जगह पे y है, प्लस माइनस kx प्लस b। अब प्लस माइनस kx प्लस b, ये जो प्लस माइनस है ना, ये इस k के साथ में है, ठीक है, पूरे के साथ में नहीं है। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएंगे आगे पे, y इज इक्वल्स टू a साइन प्लस माइनस kx प्लस b। कैसे आई, साइन को उधर भेज दीजिए, तो साइन ऑफ प्लस माइनस kx प्लस b, और यहाँ पर जो a है फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जो स्मॉल a है उसे एक्सप्रेस कर दिया अपन ने बिग a के फॉर्म में, कैपिटल a के फॉर्म में, और फिर साइन kx प्लस b। ये जो मतलब प्लस माइनस जो कुछ भी अपना झोलझाल हो रहा था, उसकी जगह पे हमने एक कांस्टेंट पुट अप कर लिया, कैपिटल B, मैनेज करने के लिए। वो प्लस माइनस को आप चाहो तो बाहर पे भी निकाल सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो फाइनल सॉल्यूशन है यही आपका फाइनल आंसर हो जाता है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप यहां तक के भी लाकर छोड़ते हो ना, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ। अगर आपको एग्जाम में ऐसा लग रहा है कि ये कंफ्यूज हो रहा है, तो यहां तक के लाकर छोड़ दो, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये तो बस एक्सप्रेस कर दिया गया है एज अ सॉल्व एग्जाम्पल, कि कहीं और से लिया गया होगा। तो यहां तक के हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हर एक टॉपिक के बाद में हमने एक सॉल्व एग्जाम्पल कवर अप किया है अच्छे से। डिटेल तो मतलब एकदम डिटेल में तो नहीं पढ़ाई की, लेकिन वन शॉट में जैसा होना चाहिए वैसा काफी हुआ है, और थोड़े थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर अप किए गए हैं। खैर काफी टाइम हो चुका है वीडियो को। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको काफी मदद मिलेगी आपके एग्जाम्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए।